प्यारे मित्रों, नमस्कार। एवं मेरे नन्हे मुन्ने छात्रगण को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं रेणुका चतुर्वेदी, कक्षा 10 हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। मैं आज आपको हिंदी भाषा में लिपियों का यानी हमारी जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगी। बच्चों, आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। तो हिंदी का हमारे जीवन में बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि बहुत सर्वोपरि स्थान है हिंदी का हमारे। अगर हिंदी भाषा ना हो तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कभी प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी बोली जाती है, ये आप जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह हिंदी को हम सिर्फ बोल के ही उसको हम दूसरों के सामने उसको प्रकट कर पाएँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदी को हमें दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए उसमें लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। और ये लिखित भाषा हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक हमें लिपियों का ज्ञान नहीं होगा। तो यानी मनुष्य जो है वो समाजबद्ध प्राणी है, वह अपने विचार विनिमय किए बिना नहीं रह सकता है। भाषा क्रिया तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार ही है। अतः वो मानवोत्पत्ति के पूर्व आदिकाल में बिल्कुल क्या है, मूक हो जाता है। तो इसलिए ये कैसे हिंदी को लिखते हैं, तो हिंदी लिखने के लिए हमें लिपि संबंधी बातों को भी स्मरण रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी भाषा लिपि को हम लेखन प्रणाली भी बोलते हैं। किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, ये क्या कहलाता है? लेखन प्रणाली। ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो क्या होती हैं? लेखन प्रणाली कहलाती है या लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है, और लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं। तो यानी किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, ये क्या कहलाता है? लिप्यंतरण कहलाता है। तो आप जानते हैं कि संसार भर में बहुत सी भाषाओं का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अगर आप खास तौर से देखें तो संसार में केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियां पाई जाती हैं। सबसे पहले चित्रलिपि पाया जाता है, फिर दूसरा आपकी ब्राह्मी लिपि होता है, और फोनेशियन जो होता है वो तीसरी लिपि होती है। तो ब्राह्मी लिपि में ही देवनागरी लिपि जो होती है वो आती है। तो आज हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि क्या होती है। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई अन्य विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान क्या होती है कि एक क्षैतिज रेखा से है, जिसे हम लोग शिरोरेखा भी कहते हैं। आपके जो भाषाएं होती हैं जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोंगरी, खास नेपाल, तमांग भाषा, गढ़वाली, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी क्या होती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनका परिचय क्या होता है? अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी लिपि भी जानते हैं बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है ना। कुछ और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो देवनागरी शब्द की उत्पत्ति, अब आप जानिए कि देवनागरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देवनागरी या नागरी नाम का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ, इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या था, ये अब तक कोई नहीं जानता है। तो जैसे पहले नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से उसका संबंध बताया गया है। कहीं कहीं पे दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदिनागरी था, और ये भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे। अतः नागरी अभियान पढ़ा और संस्कृत के ग्रंथ में भी इसे लिखे जाने से देवनागरी कहा गया है। सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में भी जो चित्र होते थे जैसे त्रिकोण, चक्र, संकेत चिन्हों के द्वारा इसको देवनागर कहा जाता था, है ना। यानी इसको नागरी लिपि के द्वारा भी जानते हैं। और बच्चों, आप ये जानते हैं कि देवनागरी वर्णमाला जो होती है वो कितनी होती है? तो देवनागरी की वर्णमाला में 12 स्वर होते हैं और 34 व्यंजन होते हैं। शून्य या एक या अधिक व्यंजनों और एक स्वर के मेल से क्या बनता है? इसमें अक्षर बनता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि देवनागरी
उद्गम प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। 7वीं शताब्दी से नागरी के प्रयोग के प्रमाण मिलने लगे थे। 9वीं या 10वीं शताब्दी में नागरी का स्वरूप होता दिखता है। देवनागरी लिपि नामकरण, इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो नागरी शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद था। तो कुछ लोगों ने यह नाम नगरों में वैवत होने के कारण इसको दे दिया, और कुछ लोगों का मानना था कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों दान पत्र मिले हैं। गुजरात में भी जितने दान पत्र नागरी लिपि में लिखे हैं, ये बहुत ही से कान्यकुब्ज, पाटली, पुंडवर्धन आदि के लिए कुछ ब्राह्मणों के लिए प्रदत्त हैं। तो इसके अब हम क्या जानेंगे? गुण जानेंगे। तो गुण इसके कैसे थे? इनके गुण में सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता और संपन्नता थी। इसमें 52 वर्ण थे, न बहुत अधिक थे और न ही कम थे। एक ध्वनि के लिए एक उच्चारण और में एक रूपता थी। एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण किया जाता था। स्वर और व्यंजन में तर्क संगत और वैज्ञानिक क्रम का विन्यास था, और वर्णों का भी इसमें क्या होता था? प्रत्याहार रूप में उपयोग किया जाता था। लेकिन गुण होने के साथ साथ इसमें कुछ गुण दोष भी पाए जाते थे। जैसे कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में कठिनाई आती है। कुछ लोग शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक मानते हैं। अनावश्यक वर्ण बहुत से लोग इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। द्विरूप वर्ण आदि के कारण भी इसका क्या होता है? इसका ये दोष कहलाता है। अब हम देखते हैं भारतीय के लिए देवनागरी का महत्व क्या है। कहने का मतलब है कि इसमें महत्व ये है कि गांधी जी ने जैसे 1940 में गुजराती भाषा की एक पुस्तक लिखी थी। तो इसको उन्होंने किसमें लिखा? गुजराती भाषा की जो पुस्तक थी, इसको उन्होंने किस भाषा में छपवाया, किस लिपि में छपवाया था? देवनागरी लिपि में छपाया था। और इसका उद्देश्य बताया था कि मेरा सपना है कि संस्कृत से निकली हर भाषा की लिपि क्या होनी चाहिए? देवनागरी होनी चाहिए। ये गांधी जी का सपना था। तो इस संस्करण को हिंदी में छापने के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि मैं जानना चाहता हूँ कि गुजराती पढ़ने वालों को देवनागरी लिपि में पढ़ना कितना अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा कि मैं जब दक्षिण अफ्रीका में था, तब से मेरा सपना है कि संस्कृत से निकली हर भाषा की एक लिपि हो, और वह कौन सी हो? देवनागरी लिपि हो। तो बच्चों, और इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए? सबसे पहले कि देवनागरी लिपि का विकास उस समय हुआ था जब लेखन हाथ से किया जाता था। लेखन के लिए शिलाएं, पहले समय में आपको जैसे आज समय कॉपी पे लिखते हैं यहाँ पे, तो पहले समय में ये नहीं मिलते थे। पहले समय में हमें लोग, आप देखते होंगे कि जितने भी अकबर के आपके अशोक के शिलालेख वगैरह जो भी मिले हैं, ये हमें अधिकतर पत्थरों पे ही अंकित मिलते थे। तो पहले समय में जब लोग संदेश कहीं भेजते थे या अपनी बातों को कहीं लिखते थे, तो उसके लिए वो लोग शिलाओं का और ताड़पत्र का, चर्मपत्र का, भोजपत्र का, ताम्रपत्र आदि का प्रयोग करते थे कहीं, है ना। किंतु लेखन प्रौद्योगिकी ने अब बहुत सा विकास कर लिया है। अब लोग क्या खुलवाने लगे हैं? प्रिंटिंग प्रेस, टाइपराइटर आदि बहुत से ऐसे मतलब टेक्निक्स हो गई हैं जो कंप्यूटर युग में पहुंच गई हैं, जहाँ बोलकर भी लिखवाना संभव हो गया। जैसे अब हम लोग, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा मोबाइल ही ले लीजिए। जब हमें कोई बातें नहीं होती व्हाट्सएप वगैरह पे या चैटिंग करनी होती, तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं? मोबाइल पे ही अपनी टाइप कर लेते हैं, भेज देते हैं, और वो चीज़ें कम समय में हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका हो गया। जैसे पहले समय में लोग जब पत्र लिखते थे, तो पत्र में अपनी भावनाओं को बिल्कुल क्या कर देते थे? उद्धृत कर देते थे। बहुत अब जो है फॉर्मल हो गया कि आदमी तुरंत भेजा तुरंत मिल गया, तो वो भावनाएं कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती जा रही हैं। तो ठीक भी है एक तरह से, कहीं कहीं इसका, वही मैंने कहा, कहीं इसका दोष भी है और कहीं कहीं एक गुण भी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अतः इन सामंजस्य मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्वानों मनुष्यों ने देवनागरी के सरलीकरण और मानवीकरण पर विचार किया, और उसके लिए उन्होंने अपने सुझाव दिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसा भी हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको गौर से सुनिए, इसको समझिए, इसको और जानने की कोशिश करिए और पढ़िए। धन्यवाद।